करीब-करीब 6 महीने हो चुके हैं जब से कोरोना वायरस ने पूरी धरती पर तबाही मचा रखी है। कई सारे देश, करीब-करीब सभी देश इस वक़्त कोरोना या कोविड-19 के गिरफ्त में हैं। इसको लेके हमारी जानकारी अब भी लगता है बहुत कम है, क्योंकि वैज्ञानिकों ने शुरुआत में जो इसके सिम्पटम्स बीमारी के जो सिम्पटम्स बताए जो उन्होंने कोरोना के इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में बताया, जो थेरेपी के बारे में बताया, वो सब चीज़ें धीरे-धीरे चेंज हो रही हैं। तो या तो ये वायरस बहुत स्मार्ट है या हमारी जानकारी धीरे-धीरे बढ़ रही है अभी। तो जैसे कि पहले बताया गया था कि जो लोग अधिक उम्र के हैं, 60 से ऊपर के हैं या जिनको डायबिटीज़ है, कार्डियक पेशेंट्स हैं या कैंसर पेशेंट हैं, उनको हाई रिस्क कैटेगरी में बताया गया था कोरोना के लिए। लेकिन अब हाल में एक रिसर्च रिपोर्ट आई है न्यूयॉर्क के इंस्टीट्यूट की, जिसमें उन्होंने कहा है कि युवा लोग भी कोरोना के खतरे से बाहर नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे पेशेंट पर रिसर्च किया है जो युवा थे, उनके सिम्पटम्स बहुत ही माइल्ड थे या नहीं थे, उसके बावजूद उनकी मृत्यु हुई स्ट्रोक से। और वो स्ट्रोक जो डॉक्टरों का कहना है कि वो स्ट्रोक इतना गहरा था, जो कि अमूमन 70 से 80 साल की उम्र के लोगों में देखा जा सकता है। इस सारे मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर विजयनाथ मिश्रा जी हैं। डॉक्टर विजयनाथ मिश्रा जी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के मेडिकल इंस्टीट्यूट में डॉक्टर हैं और न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में बहुत ही सीनियर डॉक्टर। डॉक्टर मिश्रा आपका आज के शो में स्वागत है। नमस्ते। डॉक्टर मिश्रा सबसे पहले ये बताइए कि युवा भी अब हाई रिस्क कैटेगरी में बताए जा रहे हैं। क्या है ये मामला? क्यों है? किस तरह से युवा अपने को बचाएँ? कोविड-19 का जो सिम्प्टोमेटोलॉजी अगर आप देखें, तो लगभग 75 से 80% पेशेंट्स की जो सिम्पटम है, वो प्रेज़ेंटेशन के समय बिल्कुल कुछ नहीं है। तो आखिर जो प्रेज़ेंटेशन को जो लोग कहते थे कि पहले सर्दी, जुकाम, बुखार और बुखार का एक कंटीन्यूअस फेज़ और साँस फूलना, तो लगभग ये सिम्पटम भी शुरुआती दौर में नहीं दिख रहे हैं। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और इसमें कोई रिस्क ग्रुप अब नहीं रह गया। जो हम पहले कहते थे कि ओल्डर एज या बहुत छोटे बच्चे, तो वो ग्रुप अब नहीं रह गया। पहले ऐसा भी शुरुआत के 1 महीने लोगों ने कहा कि जो यंग एज है वो बहुत प्रोटेक्टिव फेज़ का एज है। लेकिन अभी क्या प्रॉब्लम ये हुई कि जैसे-जैसे ये समय बढ़ रहा है, अब आप देखिए अभी हाल ही में 2 ऐसे पेपर्स आए, एक चाइना से, एक रोचेस्टर विश्वविद्यालय से। तो जो चाइना वाला पेपर है वो उसका अगर रिव्यू करें, तो उसमें उन्होंने ये दिखाया कि अराउंड 35% पेशेंट्स जो प्रेज़ेंटेशन के अपने यंग एज में हैं, उनको किसी न किसी तरीके का न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम आ जा रहा है। अच्छा, ये प्रॉब्लम्स की अगर हम डिफाइन करने लगें, तो सिम्पटम्स में ये सर दर्द, चक्कर, फिर पैरालिटिक अटैक, नसों की झुनझुनाहट, हाथ-पैरों की मांसपेशियों में कमजोरी, ये पूरा एक सिंड्रोम की तरह आ गया। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण उसमें पेपर में डिस्कशन है कि उन्होंने 5 ऐसे पेशेंट का डिस्क्रिप्शन लिया, जिनकी उम्र 50 साल से कम थी। अब इनमें 2 को तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स और सिस्टमिक डिसऑर्डर जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ वो भी था। एक थोड़ा सिगरेट स्मोकिंग की एक में हिस्ट्री थी, लेकिन 2 में कुछ भी नहीं थी। तो इनमें सबसे दुखद बात ये है कंचन जी कि जब ये इनका प्रेज़ेंटेशन इनको इन्वेस्टिगेट जब करते हैं, तो इनमें से 3 लोगों ने ये कहा कि हमको ऐसी थोड़ी फ़ीवर या सर्दी-जुकाम वो उसके साथ-साथ ज़्यादा थोड़ी पैरालिटिक अटैक की तरह कमज़ोरी लग रही थी, लेकिन हम लोग को डर लग रहा था कि कहीं हम हॉस्पिटल फ़ोन करें, तो हमको कोविड-19 का इलाज और ये ना शुरू हो जाए। तो यंग पेशेंट जिनको हर कुछ पता है, उनकी फैमिली ने भी इन्फॉर्मेशन सप्रेस किया। तो अभी ये जो इन्फॉर्मेशन सप्रेशन 5 पेशेंट में 3 ने इन्फॉर्मेशन सप्रेस किया, चाइना में से आया। दूसरी तरफ अगर अमेरिका से देखें, तो अभी हाल ही में एक वहाँ एक्टर जो बहुत फ़ेमस वहाँ का शो है
ब्रॉडवे ब्रॉडवे शो के एक एक्टर हैं निक कोरडिरो। निक कोरडिरो को कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हुआ और एक हफ्ते में ही इनके दाहिने पैर में थ्रोम्बोसिस और गैंग्रीन हो गया, पैर सड़ने लगा, अल्टीमेटली इनका पैर काटना पड़ा। जब निक कोरडिरो का पैर काटना पड़ा तो ये समझ में आया कि इस कोविड इन्फेक्शन में खून जमने की एक प्रक्रिया को तेजी ला रहा है वायरस। मतलब ये वायरस केवल लंग्स का वायरस नहीं रह गया, अब ये खून जमने की प्रक्रिया में एक ब्लड टेस्ट होता है, डी डाइमर टेस्ट। तो 100 में से 72 लोगों को देखा गया कि डी डाइमर उनमें बढ़े हुए थे। इसका कारण, इसका मतलब ये है कि 72 लोगों को पैरालिटिक और न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम और थ्रोम्बोटिक अटैक के खतरे हैं। अब उनमें कुछ को प्रेजेंट किया, कुछ को नहीं किया। तो पिछले 2 हफ्तों में हम लोगों ने करीब 8 ऐसे पेपर्स पूरे वर्ल्ड में देखे जहां न्यूरोलॉजिस्टों को यह आगाह किया जा रहा है कि अगर आप किसी भी लकवे के मरीज को अब देखें तो सिंपल उसको लकवा मत देखिए, भले उसको डायबिटीज या हाइपरटेंशन है या नहीं है, हार्ट डिजीज है या नहीं है, आप कोविड इन्फेक्शन को भी पहले स्क्रीन आउट करिए, क्योंकि कोविड के प्रेजेंटेशंस अब सीधे लकवे की तरफ भी आ रहे हैं, मांसपेशियों में कमजोरी की तरफ भी आ रहे हैं, हाथ पैर में झुनझुनी की तरफ भी आ रहे हैं। तो वी मस्ट स्क्रीन ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम। ओके। तो जो यंग लोग हैं वो जैसे आप जो सिम्टम्स बता रहे हैं झुनझुनी और ये, तो क्या उसके लिए पहले से ही उनको अगर कोई न्यूरो का उनको कोई बीमारी है तब उनको आगाह रहने की जरूरत है, या बिल्कुल नॉर्मल यंगस्टर्स को ये हो सकता है कोविड-19? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने कहा। देखिए, अल्टीमेटली कोविड-19 इतना कंटेजियस है, इसका स्प्रेड इतना तेजी से है कि हम आपके इस चैनल के थ्रू कहेंगे, सबसे अनुरोध करेंगे कि किसी भी अपने सिम्टम्स को या बीमारी को आप कृपया दबाएं ना और छिपाएं ना। अगर किसी को भी केवल सर्दी जुकाम बुखार ही नहीं, अगर आपको अचानक तबीयत खराब लगती है तो कृपया हॉस्पिटल जरूर जाएं और इस चीज से बिल्कुल न डरें कि हमको अगर कोविड हो गया तो हमको जान चला जाएगा, ऐसा अभी मत सोचें। मैं फिर आपके चैनल से बता रहा हूं कि अभी भी 75 से 80% कोविड एसिम्प्टोमेटिक हैं और जिनको कॉम्प्लिकेशन जो रेट्स कहते हैं, वो जो बचे हुए 20% हैं, उसमें जैसे किसी का सांस फूलने लगा तो जरूरी नहीं कि सांस फूलने वाले सारे मरीजों को आईसीयू चाहिए, वो केवल 5% 4% लोगों को। लेकिन जिनका प्रेजेंटेशन ही बिल्कुल अलग है उनको तो केयर शुरू से ही चाहिए। जैसे जिसको न सर्दी हुआ, न जुकाम हुआ, न सांस फूला, सीधे उसको लकवा लग गया। तो लकवा लगने का इसमें सबसे बड़ा कारण ये है कि जो कोविड-19 वायरस है, इसके जो एंटीजन है, या तो इसके एंटीजन एंटीबॉडी के रिएक्शन से वो अटैक हो रहा है लार्ज वेसल्स पर, जैसे अयोर्टा है, सबक्लेवियन आर्टरी है, तो जो लार्ज वेसल है उस पर या तो डायरेक्ट अटैक है। दूसरा जो सेल्स हैं, जिसको कोविड इन्फेक्टेड सेल्स हैं, एक सेकंड मैकेनिज्म है कि दे आर आल्सो इंजरिंग, एंड अल्टीमेटली हो ये रहा है कि लार्ज वेसल की थ्रोम्बोसिस हो रही है। तो कंचन जी, लार्ज वेसल के थ्रोम्बोसिस का एक बड़ा इफेक्ट आता है शरीर में कि आर्टीरियल सप्लाई जैसे बंद हुई, तो अगर हाथ पैर की आर्टीरियल सप्लाई बंद हुई तो गैंग्रीन हो गया, उसमें सूजन आ गई, और जैसे हमने एक्टर का ये बताया उसका पैर काटना पड़ा, तो ये एक दूसरा है। दूसरा, अगर वो लार्ज वेसल सिर के वेसल्स हैं, कैरेटिड्स हैं, वर्टिब्रल आर्टरी हैं, तो वो प्रेजेंटेशन होगा लकवे की तरफ। तो हम लोग जो न्यूरोलॉजिस्ट हैं, हम लोग
एक फास्ट एक प्रोसीजर है, फास्ट फेस, आर्म, स्पीच, इसको आप टेस्ट कर लीजिए। अगर किसी का फेस एक तरफ टेढ़ा हो गया, किसी एक तरफ का आर्म टेढ़ा हो गया, या किसी स्पीच की स्लरिंग आ गई, तो ये लकवे के साइंस होते हैं। फास्ट ये टेस्ट अगर आप कोई भी कर सकता है, एनी पर्सन कैन डू दिस। अगर वो करता है तो उसको सबसे पहले अपनी बात पता लगेगी, क्या हमें लकवा तो नहीं है। बार बार मैं लकवे के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लकवा कोविड में जानलेवा बीमारी है। बाकी मान लीजिए अगर किसी को कोविड हुआ, वो एसिम्टोमेटिक है, तो उसकी इफेक्ट्स अलग हैं। उसमें से मैंने बताया कि ऑलरेडी 75-80% एसिम्टोमेटिक होकर के वो घर भी चले जाएंगे। लेकिन जो ये कॉम्प्लिकेशंस हैं, एम्पुटेशन कर दिया, अगर गैंग्रीन हो गया, अगर लकवा हो गया, तो लकवा अगर लार्ज आर्टरी का हो रहा है तो बड़े एरिया में इंफेक्शन हो जाएगा या बड़े एरिया इन्वॉल्व होगा ब्रेन का, एंड दैट इज डिफिकल्ट टू सर्वाइव। डॉक्टर साहब, अगर किसी को जैसे आप बता रहे हैं कि कोई स्पीच की प्रॉब्लम होती है या हाथ पैर टेढ़े होने की बात जो आप बता रहे हैं, फास्ट टेस्ट की बात बता रहे हैं, ऐसा कोई उसको लक्षण होता है या उसको लगता है कि पैरालिसिस का कोई अटैक है और वो समय पर पहुंच जाता है, तो जी, क्या ठीक होने के चांसेस ज्यादा हैं? बिल्कुल। अगर वो समय पर पहुंचता है तो सबसे पहली बात यह है कि आजकल तो अब ये पीसीआर टेस्ट आ गए हैं कोविड के, तो मैंडेटरी है कि ऐसे सारे मरीजों का पीसीआर टेस्ट कर रहे हैं टू कंफर्म कोविड। दूसरी तरफ उनका जो इलाज है, जिसमें हम लोग उसको थ्रोम्बोलाइज करते हैं, तो नेचुरल ये जो थ्रोम्बोलिसिस प्रक्रिया है, हम जब उसको इलाज करेंगे तो अगर वो जो गोल्डन आवर कहते हैं, और अब आ गया है एक्सटेंडेड गोल्डन आवर, और अब 6 घंटे तक की विंडो पीरियड आ गई है। तो आजकल तो देखिए लॉकडाउन में आपके पास रोड्स वगैरह एकदम खाली हैं। अगर आपके जो नजदीक के सुपर स्पेशलिटी जहाँ डॉक्टर बैठे हों, जहाँ केयर हो सके, हम अगर बात करें बनारस की, या हम बात करें दिल्ली की या लखनऊ की या जयपुर की या हैदराबाद की, तो उसके अगल बगल के लगभग 100-150 किलोमीटर की जो रेंज है, निश्चित तौर पर वहाँ वो जा करके हेल्प ले सकते हैं, उनको जरूर फायदा होगा। डॉक्टर साहब, ये सेकेंड क्या? चीज ये है कि अब जी। जी। टेलीमेडिसिन एक इम्पॉर्टेंट टूल है। टेलीमेडिसिन के थ्रू भी आप अपनी बात कह सकते हैं। और जो मैं फास्ट ये बता रहा हूँ, ये कोई भी आम आदमी अपने घर टेस्ट करके इसको वीडियो के थ्रू व्हाट्सएप कर सकता है या वीडियो कॉलिंग करके अपने न्यूरोलॉजिस्ट को दिखा सकता है। जी। अब प्रॉब्लम ये है कि ऐसे मरीजों को जाएं कहाँ, कोविड हॉस्पिटल जाएं कि नॉन कोविड में जाएं, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। क्योंकि कोविड हॉस्पिटल जाने पर उनको कोविड प्रोटोकॉल से चलना पड़ेगा, वहां पता नहीं सुपर स्पेशलिटी के लोग रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो शायद ये एक ऐसी चीज है जो हम लोग को, जहाँ कोविड नॉन कोविड का डिफरेंस खत्म हो करना पड़ेगा। और वो पेशेंट अगर आता है नॉन कोविड हॉस्पिटल में भी, तो वहां भी हम लोग इनका शुड डू द कोविड टेस्ट, और बाकी जो ट्रीटमेंट वो तो करेंगे ही। डॉक्टर साहब, एक और भी कई तरह की जो है पेशेंट्स है, उनकी शिकायत ये आ रही है कि जब वो हॉस्पिटल जाते हैं, मैं बीएचयू की बात नहीं कर रही, बट वो अमूमन सभी जगह ये हो रहा है कि हॉस्पिटल जाते हैं तो कई बार उनको इस हॉस्पिटल से उस हॉस्पिटल, इससे कई जगह उनको दौड़ाया जाता है। तो ऐसे केस में बीएचयू में क्या प्रोटोकॉल है कि मान लीजिए किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो क्या बीएचयू सीधे वो जा सकता है या कोई प्रोटोकॉल है? देखिए बीएचयू में बहुत स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल इसमें फॉलो हो रहा है। और हमारे यहाँ एक डेडिकेटेड काउंटर ओपीडी कोविड के लिए, जो कोविड सिम्टोमेटोलॉजी के लिए है। तो जिसको मैंने जैसा आपको बताया, जिसको एस्टेब्लिश्ड कोविड सिम्टोमेटोलॉजी है वो, या जिसको गवर्नमेंट की एजेंसीज कोविड सस्पेक्ट करके लाती है वो, उसके लिए एक डेडिकेटेड विंडो और काउंटर ओपीडी बना हुआ है जहां वो जाएं। दूसरा, ये जो कॉमन एलिमेंट्स के जो इमरजेंसीज आते हैं, उनके लिए एक अलग इमरजेंसी है। लेकिन उस इमरजेंसी में जिन पेशेंट के बारे में एस्टेब्लिश्ड है ये कोविड कॉम्प्लिकेशंस हैं,
जैसे न्यूरोलॉजी की जो कोविड कॉम्प्लिकेशन वाले मेरे मरीज आपको बता रहा हूँ, तो हमारे यहाँ डिपार्टमेंट में प्रोटोकॉल है कि ऐसे सारे मरीजों का कोविड स्क्रीनिंग जरूर करें, क्योंकि उनकी जो प्रेजेंटेशन है वो ओवरलैप है। ऐसे कोविड भी है, कोविड की कॉम्प्लिकेशंस भी हैं। वायरल इन्फेक्शन का कोई इलाज है नहीं अभी आज के दिन में, वो सेल्फ रिमिटिंग, जितना इन्वॉल्व रिमिटिंग करें सेल्फ है, लेकिन इधर ट्रीटमेंट है। तो हम लोग को वी हैव टू मैनेज थ्रू बोथ द आर्म्स, नॉट वन आर्म, both the therapy have to managing the viral infection and managing the complications. क्योंकि देश के जितने भी बड़े हॉस्पिटल्स हैं वहाँ के इमरजेंसी में न्यूरोलॉजिस्ट भी होते हैं। एक ये चीज बहुत सीरियस इश्यू है जो आपने उठाया। पहली बात कि जो सारे देश के बड़े हॉस्पिटल्स हैं वहाँ सब जगह तो न्यूरोलॉजिस्ट नहीं है, तो जहाँ न्यूरोलॉजिस्ट नहीं है वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं वो लोग अभी वेबिनार के थ्रू और वेरियस एजुकेशन टूल्स के थ्रू वो लोग भी ट्रेंड हो रहे हैं। अब जैसे आप KGMU की बात कर लें, आप PGI RML की बात कर लें, संजय गांधी की बात कर लें, तो एक शहर में लखनऊ एक बहुत लकी शहर है जहाँ 3 इंस्टीट्यूट एक साथ हैं, लेकिन ये लक हर के पास नहीं है। शायद दिल्ली में है, बॉम्बे में है, लखनऊ में है, कुछ कलकत्ता में है। बनारस की जब बात आप करेंगी या रांची की बात करेंगी या गुवाहाटी की बात करेंगी, तो एक हॉस्पिटल से लगभग 10-15 करोड़ लोग इनकी आशा डिपेंडेंट है, जो कि बहुत बड़ा जनसंख्या है। मुझे नहीं लगता कि एक हॉस्पिटल इतने अगर पेशेंट्स आने लगे तो उसको मैनेज करने में बड़ा प्रॉब्लम एक जगह को होगा, तो डिसेंट्रलाइज करना जरूरी है। सर वही मेरा अगला सवाल यही था कि फिर छोटे शहरों में कैसे अगर किसी को ये लकवा जैसा फीलिंग होता है, कोई सिम्पटम्स उसको लगता है, छोटे शहरों के लोग क्या करें? क्योंकि वो इमीडिएटली तो शायद वो बड़े हॉस्पिटल्स में भी नहीं पहुँच पाएँगे। तो उनके लिए टेलीमेडिसिन ही सिर्फ़ एक ही उपाय है या क्या है? अब फ़िलहाल इस वक़्त क्या नेटवर्क है उनके लिए? क्या राय है? मेरी राय केवल ये है कि अगर ऐसे किसी पेशेंट को सिम्टम्स आवे, तो वहाँ के जो जिम्मेदार अफसर्स हैं उसको किसी तरह ऐसे मरीजों को टर्शरी हॉस्पिटल पहुंचाना चाहिए। न केवल डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल बल्कि टर्शरी हॉस्पिटल। जैसे भारत का जो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, कुछ पार्ट वेस्ट बंगाल के, कुछ पार्ट नेपाल के, अभी नेपाल की तो सीमा बंद है। बाकी ये जो प्रदेश हमने आपको गिनाए, इसके लगभग 20 करोड़ पॉपुलेशन का अकेला ये डेडिकेटेड टर्शरी हॉस्पिटल है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन सारे जगहों के जो सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जो यहाँ के फंक्शनरीज हैं, वहाँ अपने डॉक्टर्स को इस बात का जरूर सबको बात बतावें कि अगर ऐसी कोई सिम्टोमेटोलॉजी आती है तो डेडिकेटेड सुपर स्पेशलिटी या टर्शरी हॉस्पिटल में इनको तुरंत पहुंचाया जाए। क्योंकि मामला यहाँ पे युवा लोगों का भी है, क्योंकि हम जब बता रहे हैं कि इसका खतरा जो है स्ट्रोक का खतरा है या न्यूरो के कोई डिजीज का खतरा है वो युवाओं पर भी है, तो ये आपकी जो राय है बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि मुझे सरकारी ऐसा अस्पताल लगता है मुझे ऐसा लगता है कंचन जी की पहली बार पूरे ये कोविड के एपिसोड में ये युवा वाली बात आपने उठाई है, तो मैं आपके माध्यम से सरकार की तरफ भी ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि जो युवा लोग, जो युवा वर्ग है, जिन्हें इन चीजों का अभी ज्ञान नहीं है, जिनको किसी तरह लोगों ने ये कह दिया कि भाई आपको कोविड से कोई खतरा नहीं है, ये गलत चीज है, ये ऐसा नहीं कहना चाहिए, ये मैसेज भी गलत था। अब जब धीरे धीरे ये सारी बातें बाहर आ रही हैं, आज ही के इसी साल के 100 साल पहले स्पेनिश फ्लू आया था और स्पेनिश फ्लू 1923 में जाके लगभग कम हुआ
लेकिन उसके बाद पूरे दुनिया में 40 साल तक, मतलब 1964 तक वॉन इकोनो इनकेफेलाइटिस होता रहा। जो फ्लू का कॉम्प्लिकेशन है वो दुनिया ने 40 साल तक देखा। और उसी के बाद पार्किंसन जो बीमारी है, आज जो फैलने वाली बीमारी पार्किंसन, उसका वन ऑफ द रीजन वाज वॉन इनकेफेलाइटिस। तो अभी तो हम लोग को कुछ पता ही नहीं कि कोरोना वायरस का आगे क्या इसका इफेक्ट आएगा। तो इट इज ए लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस। अभी तो ये एक्यूट फेज में पूरा देश दुनिया लड़ रहा है कि लॉकडाउन करके किसी तरह टाइम गेन करें फॉर ट्रीटमेंट टू कम, फॉर वैक्सीन टू कम। अल्टीमेटली दिस इज नॉट द एंड ऑफ द डिजीज। द डिजीज इज देयर, क्योंकि डिजीज तो कहीं जा नहीं रहा है। वी नीड टू टेल द ट्रुथ टू द पीपल, एंड द ट्रुथ इज कि नो एज इज out of complication. We all need, and especially the youngs, they should take care of the stroke. They should see the कि अर्ली साइंस, उनके स्ट्रोक के अर्ली साइंस क्या हैं, जैसे मैंने आपको फास्ट बताया। इसी तरह हमारे यहाँ जब वो आते हैं इमरजेंसी में, तो हम लोग भी एक दूसरा हेचिंस्की स्कोर लगाते हैं। ये देखना होता है कि क्या इसको लकवा की तरह प्रेजेंटेशन है, फिर उसके बाद उसका मैनेजमेंट दूसरा हो जाता है। अगर वो नहीं तो उसका मैनेजमेंट दूसरा है। तो अल्टीमेटली ये जो टाइम हम लोग अभी कॉम्प्लिकेशंस को दूर करने में बढ़ा रहे हैं कि टाइम थोड़ा बढ़ता रहे, ये इसीलिए है कि हम ट्रीटमेंट अपना खोज सकें, वैक्सीन खोज सकें और मैनेजमेंट की बातें सोच सकें। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर। थैंक यू। नमस्ते।